back for the next session, Ishq Bhari Patthar, Love is a Heavy Stone. It gives me the great opportunity to introduce our three speakers right now. Mr. Apurvanand Jha is a professor of the Hindi department at the University of Delhi. Professor Jha is the author of many books. His critical essays have appeared in all major Hindi journals. Apart from his academic and literary writings, he also contributes to columns in the Indian newspapers and magazines on issues of education, culture, communalism, violence, and human rights. Mr. Ashutosh Bhardwaj is a fiction writer and journalist currently with the Indian Express, New Delhi. He has published a story collection, essays, diaries in Hindi and English. He has won the Ramnath Goenka Award for Excellence in Journalism on 4 occasions for his reporting on the police-Maoist conflict and the governance deficit in the central Indian forests. Dr. Akshanda Jaleel is a well-known Indian writer, critic, and literary historian. She is best known for her much-acclaimed book on Delhi's lesser-known monuments called Invisible City, The Hidden Monuments of India, and a well-received collection of short stories called Release and Other Stories. She runs an organization called the Hindustani Awaz, devoted to the popularization of the Hindu, Urdu, literature, and culture. Thank you. बहुत शुक्रिया. आप सबका स्वागत है. मोहब्बत इश्क पर बात करनी है हमें, बल्कि मोहब्बत की मुश्किलात पर बात करनी है, उसकी कठिनाइयों पर. शीर्षक है इश्क एक भारी पत्थर. और मुझे ठीक ही लगता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है अपने नौजवान दोस्तों को देखकर कि इश्क करके वो फंस गए हैं, क्योंकि शहर उन्हें यह इश्क जारी नहीं रखने देना चाहता. और वह शायद इसलिए कि शहर रह ही नहीं गया है. हिंदुस्तान के सारे शहर अब भारत हो गए हैं. यानी हर शहर राष्ट्र है, और चूंकि हर शहर राष्ट्र है तो हर व्यक्ति को सिर्फ एक राष्ट्रीय नागरिक होना है. तो वे इश्क करने वाले लोगों की तरह बर्ताव करने को आज़ाद ही नहीं हैं. यह मुश्किल मुझे लगती है, लेकिन इस पर हम आगे बात करेंगे. आशुतोष भारद्वाज और रक्षंदा हमारे साथ हैं. आशीष नंदी को होना था, वे किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि अब ये मोहब्बत पर बात करने लायक नहीं रहा. लेकिन इसकी शुरुआत करने के लिए जो सबसे ज़्यादा काबिल हमारे बीच हैं, उम्र के लिहाज से भी, वो आशुतोष हैं. लेकिन अनफेयर असम्पशन है. ये ठीक नहीं है कहना. रक्षंदा ऐतराज़ कर रही हैं. बहुत से लोग यहाँ भी ऐतराज़ करेंगे. हाँ, नहीं, सब ऐतराज़ करेंगे. फिर भी हम नौजवानी को यह हक तो देते ही हैं कि वो शुरुआत कर सके. तो सिर्फ जवानी की वजह से नहीं, इसलिए कि आशुतोष भारद्वाज भाषा ज़ुबान के माहिर हैं, उसमें काम करते हैं, इस वजह से भी. तो आशुतोष, इश्क बड़ा जटिल सा मसला है, वो इतना सरल नहीं है. और जब शहर जुड़ जाता है तो उसकी जटिलता और कई गुना बढ़ जाती है. अक्सर मुझे भी लगता है कि क्या शहर और प्रेम के बीच में कोई एक अनिवार्य द्वंद्वात्मक संबंध है, कोई बाइनरी क्या विकसित हुई हैं पिछले कुछ दशकों से, कि महानगरीय प्रेम इत्यादि इत्यादि. तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे. लेकिन पहले मैं एक छोटा सा एक गुलदस्ता में लेकर आया हूँ. मीर, जिनके नाम पर ये सेशन है, इश्क भारी पत्थर, और रिल्के लव एंड अदर डिफ़िकल्टीज, उनकी जो किताब है, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें चुनी हैं. प्लस 2-3 और लेखक हैं जो दिल्ली के हैं, उनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े चुने हैं. प्लस मेरी अपनी कहानी का अंश है, उसे सुनाता हूँ. वहाँ से फिर हम शुरुआत करते हैं. फिर हम सबसे पहले मीर का. देख तो दिल के जहाँ से उठता है, यह धुआं सा कहाँ से उठता है, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्तां से उठता है. इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवां से उठता है. क्या बात. मीर का ही आगे है. बोसा उस बुत का लेके मुंह मोड़ा, भारी पत्थर था चूम कर छोड़ा. ये रिल्के का उन लव एंड अदर डिफिकल्टी से छोटा सा एक उनका एक लंबा पत्र है, उसके कुछ एक्सट्रैक्ट मैंने चुने हैं यहाँ. I hold this to be the highest task of a bond between two people, that each should stand guard over the solitude of the other.
and only those are the true sharings which rhythmically interrupt periods of deep isolation. There is scarcely anything more difficult than to love one another, that it is work, day labor. Day labor, God knows there is no other word for it. Added to this is the fact that young people are not prepared for such difficult loving. Love is more difficult than other things because in other conflicts, nature herself enjoins man to collect themselves, to take themselves firmly in hand with all their strength, while in the heightening of love, the impulse is to give oneself away, wholly away. ये अगला कृष्ण बलदेव वैद की 1956 की एक डायरी का अंश है। 1956 में उस समय कृष्ण बलदेव वैद और निर्मल वर्मा दिल्ली रहते थे और वे एक ही लड़की को पढ़ाया करते थे, ट्यूशन, बेरोजगारी के दिन थे उनके। वो शमशाद बेगम की बिटिया थी। तो वैद साहब अभी अभी उसको ट्यूशन पढ़ा कर लौटे हैं और जिक्र कर रहे हैं उस चीज़ का। 1956, ट्यूशन पढ़ा कर लौटा हूँ, बस का इंतज़ार घंटों करना पड़ा, खाना भी काफ़ी ख़राब मिला, ट्यूशन वाली लड़की के मजाक से भी मूड ख़राब है। उसने मेरे चेहरे की तुलना चिड़िया से करते हुए पूछा कि मैं इतना सूख क्यों गया हूँ। लड़की शमशाद बेगम की बेटी, उसने देख लिया होगा कि मुझे उसकी उपमा बुरी लगी है। मैं उसे अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, निर्मल इतिहास। बदले के तौर पर कल उसे पढ़ाने नहीं जाऊँगा। वैद का अगला एक डायरी अंश है छोटा सा। कुछ औरतों को मुझसे इतना तेज प्यार और मेरे काम से इतनी तुंद अदावत रही है कि हैरान होता हूँ कि उनके साथ मैं कैसे इतनी देर के लिए निभा ले गया। यह बात नहीं कि किसी ताज़ा तंदुरुस्त लड़की को देख उसे अपनी औरत में बदल देने की, या कभी कभी काम से उकता जाने पर अपने तमाम बुतों की बाजी किसी बेनज़ीर औरत के लिए न लगा देने की ललक अब बिल्कुल न उठती हो, या यह पश्चाताप न उठता हो कि अगर मैंने अपनी तमाम औरतों को किसी न किसी तरीके से अपने काम में इस्तेमाल कर उनसे किसी न किसी हद तक निजात न हासिल कर ली होती तो इस वक्त ऐसी तन्हाई और तुरशी न होती। कई बार किसी एक ही औरत में दुनिया भर की औरतों को और दुनिया भर की औरतों में एक ही औरत को पा लेने की कोशिश में इस कदर कट चुका हूँ और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये दोनों कोशिशें भी बेशुमार कोशिशों की मानिंद बेकार हैं। ये निर्मल की कहानियों के दो अंश। अब पहली कहानी, फुटपाथ पर पत्तों का शोर है। यह शोर मैंने पिछली रात को भी सुना था। पिछली रात हमारे शहर में तेज़ हवा चली थी। आज सुबह जब मैं घर की सीढ़ियों से नीचे उतरा था तो मैंने इन पत्तों को देखा था। मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं। एक ही शहर के पत्ते अलग अलग घरों की सीढ़ियों पर बिखर जाते हैं और जब हवा चलती है तो उनका शोर उसके और मेरे घर के दरवाज़ों को एक संग खटखटाता है। एक और कहानी निर्मल की। चुनने की खुली छूट से बड़ी पीड़ा दूसरी कोई नहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि निर्णय की इस यातना से मुझे बचाने के लिए ही मेरी पत्नी ने अपना रहस्य कभी मुझे नहीं बताया। अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तरह का दुराव छिपाव नहीं होता, वह आईने की तरह साफ होता है। मैं सोचता हूँ इससे बढ़कर भ्रांति कोई दूसरी नहीं। प्रेम का अर्थ अपने को खोलना ही नहीं है, बहुत कुछ अपने को छिपाना भी है ताकि दूसरे को हम अपने निजी खतरों से मुक्त रख सकें। हर स्त्री इस बात को समझती है और चूंकि वह पुरुष से कहीं अधिक प्रेम करने की क्षमता रखती है, उसमें अपने को छुपाने का भी साहस अधिक होता है। दो और हैं। ये रघुवीर साहब की कविता है, तेरे कंधे। एक रंग जो नीला होता है और एक वह जो तेरी देह पर नीला होता है। इसी तरह लाल भी लाल नहीं है, बल्कि एक शरीर के रंग पर एक रंग। दरअसल कोई रंग नहीं है, सिर्फ तेरे कंधों की रोशनी है। और कोई एक रंग
जो तेरी बाह पर पड़ा हुआ है। ये एक आखिरी है मेरी कहानी का, दिल्ली की है, कब्रिस्तान के ऊपर। वह हमारा तीसरा दिन था। हम दोनों देर तक उस कब्रिस्तान में घूमते रहे। जब हमें प्यास लगी, हम फाटक के पास बैठे बूढ़े चौकीदार के पास गए और उसने कब्रों के बीच लगे हैंडपंप की ओर इशारा कर दिया। लेकिन पानी पीने जाने से पहले उसने चौकीदार से पूछा कि यह कब्रिस्तान पूरा भर चुका है, नए मुर्दे अब कहाँ आते होंगे। चौकीदार ने कहा, इस शहर के कब्रिस्तानों में अब बहुत कम जगह बची है, उनकी एडवांस बुकिंग चलती है। लोग अब इस शहर से सटे दूसरे शहरों में अपने मुर्दों को दफनाने ले जाते हैं। फिर उसने कहा कि वह अपनी एडवांस बुकिंग करवाना चाहता है। तो चौकीदार हंसने लगा कि इतनी कम उम्र वाले की बुकिंग थोड़े होती है, वो तो अंतिम समय पर आ पहुँचे किसी इंसान की जगह ही रिजर्व की जाती है। तो उसने जिद की कि अगर उसकी जगह अभी तय हो जाए तो उसे मौत का डर नहीं रहेगा कि मर भी गया तो उसका कोई घर तो होगा। चौकीदार ने उसकी चर्च के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया, बैप्टिस्ट, जबकि वह ईसाई था ही नहीं। चौकीदार ने उसे सुझाया कि वह अगर अपनी चर्च के किसी बड़े अधिकारी से बात कर ले तो शायद उसे अभी से कोई कब्र मिल जाए। उसने चौकीदार को शुक्रिया कहा और हम पानी पीने चले गए। उन कब्रों के बीच उसे देखते हुए मुझे लगा शायद मैं उसे इन कब्रों के दरमियान ही डूबकर प्रेम कर सकती हूँ। जीवित इंसान हमारा उन्माद नहीं सह पाएंगे। वह हमारा तीसरा दिन था। बहुत शुक्रिया। जहाँ आपने ख़त्म किया, जीवित इंसान हमारा उन्माद नहीं सह पाएंगे, रक्षंदा, ज़ुबान, मोहब्बत, शहर, दिल्ली, अकेलापन, मौत, एक घर की चाहत, बहुत सी बातें आपने कह दी एक साथ। लेकिन पहले जो ये जब पढ़ रहे थे और जो शुरू में आपने टिप्पणी की थी, अगर उसका जवाब दे सकूं तो एक शेर के ज़रिए देना चाहूँगी। लिखा था, इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। ज़ीस्त यानी डिफ़ीट। तो आपने जो बातें कही, मुझे जो उसमें एक चीज़ समझ में आई वो ये थी। आज के इस प्रोग्राम की जब बात हो रही थी अशोक जी से, तो अशोक जी ने अपने एक निराले अंदाज में बहुत सी चीज़ें मुझसे कहीं, और वो उससे मुझे कुछ याद इस तरह से आया कि अमीर खुसरो एक दफ़ा निकले हुए थे कहीं, तो वो गए तो उनसे किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े कवि हैं, तो लीजिए हम आपको ये 4 शब्द कहते हैं और इस पर आप कविता लिख के सुनाइए। वो शब्द थे चरखा, खीर, कुत्ता, बुढ़िया, इस किस्म के कुछ 4 शब्द थे। और उन्होंने लिखा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। तो अशोक जी ने मुझे कुछ मेरी समझ से अनरिलेटेड चीज़ें बताईं, जिसमें शहर था, गार्डन था, शायरी थी, इश्क था, पत्थर का भी जिक्र था कहीं। तो मैं सब चीज़ें तो नहीं समझ पाई, लेकिन जो मैंने अपनी समझ से इन सब चीज़ों का सार निकाला वो था शहरयार की शायरी। क्योंकि मुझे लगता है कि शहरयार आज के मौजूदा हाल के एक ऐसे शायर हैं जो शहरी शायरी करते हैं। पत्थर मुमकिन है भारी ना होते हों उनके यहाँ, और चीज़ें हैं, लेकिन शहर में रहने का एहसास, शहर में इश्क करने का एहसास, ये मुझे शहरयार में दिखता है। तो अपना काम आसान करने के लिए, और इसलिए भी कि मैं आजकल शहरयार पे बहुत अरसे से काम कर रही हूँ, तर्जुमे लिख रही हूँ, लेकिन उनकी बायोग्राफी भी लिख रही हूँ, तो अपना काम आसान करने के लिए मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं कुछ चीज़ें शहरयार में से चुन के आपको सुनाऊं। तो अपूर्वानंद, अगर आपकी इजाज़त है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो शहर का भी आपको लुत्फ़ देंगी और शहर में इश्क का भी। अब शहरयार, जैसा कि आप जानते हैं, 1936 की पैदाइश हैं, 2012 में उनका इंतकाल होता है। आज के वक्त के बड़े शायर हैं, उर्दू के एक अहम आवाज़ हैं और एक इंटरसेक्शन पे खड़े हैं जो प्रोग्रेसिविज़म और मॉडर्निज़म का, यानी प्रगतिशील होने का और जनवाद और मॉडर्निस्ट जदीद होने का एक इंटरसेक्शन है। वहाँ शहरयार हमको खड़े हुए नज़र आते हैं। शहरयार शहर की बात करते हैं, वो शहर जहाँ मकान तो हैं लेकिन घर नहीं हैं, रातें हैं लेकिन नींद नहीं है, और अगर नींद है भी तो उसमें ख्वाब नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ों का उनके यहाँ जिक्र है। वो लीट मोटिव्स हैं। उनका पहला मजमुआ इसमें आज़म 1965 में छपता है
और 65 से लेकर अब तक वो लगभग एक ही टेरेन को बार बार ट्रैवर्स करते हैं, बार बार उसमें नई नई चीज़ें खोज के हमारे सामने लाते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको मुमकिन है बिखरी भी लगें, मैं पूरी गज़लें नहीं पढ़ रही हूँ, उनके कुछ कुछ शेर पढ़ूंगी, और जब भी आप चाहें कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ, इस बात को मैं यहीं ख़त्म कर सकती हूँ। शहर फिर शहर है या जी बहल जाता है, शहर से भाग के सहरा को न जा मान भी जा। The city is after all a city, it can distract the heart, don't leave the city for the wilderness, listen to me। मेरे ख्याल से इस ऑडियंस को शायद तर्जुमों की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं तर्जुमों के बगैर पढ़ूंगी। जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यों है, इस शेर को आपने गज़ल की तरह ज़रूर फिल्म में सुना होगा। ज़िंदगी रोज़ नए रंग बदलती क्यों है। ये सब बिखरे हुए शेर हैं, ये गज़ल के नहीं हैं। तुझसे बिछड़े हैं तो अब किस से मिलाती है हमें, ज़िंदगी देखिए क्या रंग दिखाती है हमें। और एक और शेर अलग गज़ल का है। ए जुनू तुझसे तकाज़ा है यही दिल का मेरे, शहर उम्मीद के नक्शे को बदलता देखूं। और फिर वो शेर जो उन्होंने मुज़फ़्फ़र अली की फ़िल्मों के लिए लिखे हैं, जो कि आई सी देम एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ओड्स टू द सिटी, जो एलियनेशन है, जो एंगस्ट है, जो अपने रूट से दूर होने का अफसोस है, वो सब चीज़ें आपको मुज़फ़्फ़र अली की उन दो बहुत ही उम्दा फ़िल्मों के गानों में मिलेंगी, गमन में और उमराव जान में। सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और एक और गज़ल, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। अपूर्वानंद जी, आपकी इजाज़त हो तो इश्क के साथ एक और रंग मिलाया जाए, वो है पॉलिटिक्स का। इस माहौल में मौजू भी है और मौका भी है, दस्तूर भी है। ज़रूर, मैं पूछने वाला था आशुतोष से कि कब्रिस्तान ही क्यों गए। तो पॉलिटिक्स वो कर रही है तो जी। शहरयार और भी उर्दू में एक रिवायत हमेशा से रही है कि सरल इमेजेस, सिंपल, सीमिंगली इनोसेंट, सॉफ्ट इमेजेस, रात, ख्वाब, नींद, इन चीज़ों को इन्वेस्ट किया जा सकता है एक एजेंसी के साथ, और शायर ने ये काम बहुत खूबी से किया है। वो जो आसमां पे सितारा है, अपनी आँखों से देख लो, अपने हाथों से छू लो, अपने होठों से चूम लो कि उसी पे हमला है रात का। तो ये सेंस ऑफ सीज जो हमारे शहर में इस वक्त है, ये मेरे ख्याल से शायरी में हमेशा से रहा है और शहर में रहने का है। और एक अच्छा शायर वो है जो 1960s या 70s या 80s में लिखा हुआ शेर आज भी इट राइजेज अबव इट्स टाइम एंड सर्कमस्टांस एंड इट स्पीक्स टू अस। एक और शेर जो मुझे याद आता है, फिर बात को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ, ये भी शहरयार कह रहे हैं और ये बहुत पहले का लिखा हुआ शेर है, लेकिन लगता ऐसा है जैसे ये आज के नाम का शेर है। तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या, कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या। मैं एक ज़माने से हैरान हूँ कि हाकिम शहर जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या। हाकिम शहर की बात कर रही हैं, मैं एक दूसरी दिशा की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, और अगर आप चाहें आप दोनों तो उस बात कर सकती हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, आजकल एक दूसरी वजह से मशहूर है, और आप सब बहुत फ़िक्रमंद होंगे कि ये लोग करते क्या हैं वहाँ। पिछले साल तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को लेकर चिंता थी, अब दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी इसके लिए बदनाम था कि पढ़ाई लिखाई के अलावा हर कुछ होता है जिसमें मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही होती है, और यह भी था कि वहाँ पढ़ लिख के पता नहीं क्या बनते हैं, लेकिन एक दूसरे से शादियाँ ज़रूर कर लेते हैं लोग। मैं चूँकि बहुत पहले इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में काम करता था, तो बाद में हमें लगा कि शायद हमारे काम का एक नतीजा था इतने नए किस्म के जोड़े। और मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की बाकी कमियों को तो गिनाता हूँ, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि भाषाओं के परे, राज्यों के परे इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ, जिनमें कुछ शादियों में बदली, लेकिन पहली बार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ऐसे जोड़े निकले
जिन्होंने बिना शादियों के एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया, और एक तमिल लड़का बिहार में आकर एक बिहारी लड़की के साथ रह रहा है, तो आप ये कह सकती हैं कि जेंडर की भूमिका पूरी तरह से बदल गई, जिसमें लड़की लड़के वाले के यहाँ जाने की जगह लड़का ही लड़की के राज्य में आकर बस जाता है। तो राजनीति और इश्क का एक बहुत गहरा रिश्ता है। कांग्रेस के खिलाफ जो प्रचार किया जाता था पहले, और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, वो ये कि ये बिगाड़ देते हैं लड़के लड़कियों को, क्योंकि सब इश्क करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। और मुझे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की याद है, शुक्र है अशोक जी कुलपति नहीं रहे और मैं भी वहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी और वर्धा में परिसर बनने लगा था, तो जो परिसर के अधिकारी थे उन्होंने बहुत चिंतित होकर मुझे फ़ोन किया और बुलाया कि बहुत गड़बड़ हो रही है, आप आ जाइए। तो मैं गया और वो कमरे में आए और फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा देखिए, अब यहाँ के छात्र जो है ना, वो चुपके चुपके नागपुर चले जाते हैं साथ, लड़के लड़की। तो मैंने कहा फिर आपको क्या चिंता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं निश्चिंत हो गया हूँ, कोर्स चले ना चले, लेकिन अगर इश्क होने लगा है इसका मतलब कैंपस बन रहा है। तो कैंपस का अब मुझे अक्सर ये भी लगता है जब मैं रेस्तरां में जोड़ों को बैठे देखता हूँ कि बीच में ये जब बजने लगता है तो वो क्या करते हैं? क्या वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं या फ़ोन उठा के बात करने लगते हैं? तो लेकिन शहर के बारे में हमारा ख्याल ये हुआ करता था, और दिल्ली के बारे में तो और भी ज़्यादा, कि हम छोटी जगहों पर शायद पकड़े जाएंगे, इसलिए दिल्ली की गुमनामी में चले आएं और बच जाएंगे। लेकिन अभी 2 महीना पहले मेरे पास जब मेरी एक छात्रा आई, क्योंकि उसने एक ऐसे लड़के से शादी करने का फ़ैसला किया था जो नाम से मुसलमान मालूम होता था और मुसलमान ही था, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं कितनी सुरक्षित हूँ दिल्ली में। और हमें उसे ये मशवरा देना पड़ा कि आप यहाँ शहर छोड़ के चली जाएं शादी करने के दिन, और आप जयपुर चली जाएं। और फिर जयपुर में हमें पूरा इंतज़ाम करना पड़ा कि उनकी सुरक्षा कैसे की जा सके। और फिर मुझे एक दूसरा वाक़या याद आया, जो आप में से यहाँ बैठे हुए लोगों में से कई लोग उनको जानते होंगे। जावेद आलम, प्रख्यात राजनीति शास्त्री, पिछले वर्ष नहीं रहे, लेकिन आज से तकरीबन 50 साल पहले यहाँ वो सालवान कॉलेज में पढ़ाते थे, और जावेद आलम ने तय किया, जयंती सरकार शायद नाम था, उनसे शादी करने का, और पूरी दिल्ली में पोस्टर लग गए और जावेद आलम को नौकरी से निकाल दिया गया। तो यह जो दिल्ली को हमने माना है कि यह एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है, और कॉस्मोपॉलिटन जगह जो मोहब्बत का साथ देती है और लोगों को नए रिश्ते बनाने में मदद करती है, तो क्या हमारे शहर ये काम कर रहे हैं? आशुतोष, मैं इससे पहले पॉलिटिक्स को एड्रेस करना चाहूँगा। पहला प्रश्न वो था। मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स इज इसेंशियली अ वेरी प्रोमिस्क्यूअस एक्ट। इट इन्वॉल्व्स मल्टी पार्टनर्स। अ पॉलिटिशियन इज इसेंशियली अ प्रोमिस्क्यूअस लवर। ही वुड हैव मैनी पार्टनर्स साइमल्टेनियसली, ही वुड बी स्वैपिंग अराउंड हियर एंड देयर, बहुत सारा। तो लेकिन इस प्रोमिस्क्यूटी से एक अलग किस्म का चैलेंज भी आता है, क्योंकि इफ देर इज अ प्रोमिस्क्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स, देन देर इज ऑल्सो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोमिस्क्यूटी एज वेल। वो दोनों तरह से एक दूसरे को काटती छाटती हुई चलती है। तो राजनीति अपने किस्म का, आपने कहा तो बड़ा ही जटिल किस्म का प्रेम है जो राजनीति से है। यहाँ मैं आपको एक अलग उदाहरण देता हूँ। बस्तर में मैंने काफ़ी साल नक्सलियों पर काम किया है। 80 के दशक की बात है, शुरुआती सालों की। एक युवा जोड़ा, नक्सली जोड़ा, आंध्र से जो वहाँ रहते थे, उनके यहाँ स्त्रियों को बच्चा नहीं करना है क्योंकि वो क्रांति में बाधा बनेगी। तो somehow a woman that she got pregnant. The story brings from here. अब क्या करना है उसका? तो एकदम शुरुआती दिन थे नक्सलियों के, उन्हें नहीं मालूम था आगे क्या करना है। तो ये आरंभिक जोड़ा जो पहली बार इस समस्या को फेस कर रहा था, जो इवेंचुअली बहुत बड़े सीपीआई माओइस्ट के बहुत ऊंचे पद पर है, नाम नहीं बता रहा उनका, तो वो अपनी पत्नी को, जो अभी भी उनके साथ हैं, उनको लेकर एक उस समय के नए डॉक्टर के पास गए, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्थिति पर हैं।
वहीं अपनी किसी दंडकारण्य की सीमा से जुड़े। तो वो उस समय जनरल फिजिशियन थे, नए नए MBBS करके उस जगह आके काम करना शुरू किया था। तो पहुँचे वो, अपनी छोटी मोटी बंदूकें इत्यादि लटकाए कि ये ऐसे है, इसको आपको देखना है। तो ये तो एडवांस स्टेज में है, और अगर आप एबॉर्शन करवाना चाहेंगे तो वो ये तो नहीं रहेंगी। तो कहते कोई नहीं, आप ठीक है। तो मैंने कभी नहीं किया आज तक। तो डॉक्टर का ऑन रिकॉर्ड मुझसे स्टेटमेंट था तब, जो मैंने अपनी कहीं आगे के लिए रख रखा है। तो उसको उस कमांडो ने उससे कहा, लेट हर बी द फर्स्ट सेक्रीफाइस फॉर दिस, आप सीख हो जाएंगे इससे, बहुत आएंगे हमारे आगे। तो इवेंचुअली उन्होंने उस पर किया, वो सक्सेसफुल रहा। उस डॉक्टर ने इवेंचुअली ही वेंट ऑन टू बिकम सॉर्ट ऑफ देयर फैमिली डॉक्टर, who conducted hell lot of abortions, hell lot of vasectomies on male Maoists। तो जब आप राजनीति जैसी चीज़ में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने माओवाद का इसलिए नाम दिया, वो भी एक पूरी तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एक्ट है, तो उसमें प्रेम कहाँ जाएगा, वो किस ओर आपको ले जाएगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से मिलान कुंदेरा जो अपने उपन्यासों में हमें जो बताया है, मिलान कुंदेरा इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ एरोटिक्स एंड पॉलिटिक्स जुक्स्टापोज्ड टू ईच अदर। कैसे पॉलिटिकल प्रेशर पूरे कम्युनिस्ट सरकार का चेक पर यहाँ वहाँ कैसे उस संबंधों को परिवर्तित किया, उसकी शायद हम अभी तक उतनी पड़ताल नहीं कर पाए हैं। हमारे जो नेता लोग हैं, हम उनको बहुत ही क्रूर सिनिकल मानते हैं, जैसे माओवादियों को, बट उनके भी अपने अंदर उनकी जो स्थितियाँ रही होंगी, जो उनके आरंभिक प्रेम रहे होंगे, कब उन्होंने उस चीज़ को कॉम्पल को फूटते महसूस किया होगा, कब उन्हें लगा होगा कि नहीं, मेरी राजनीति मुझे गवारा नहीं करती, मेरा ये आंदोलन मुझे गवारा नहीं करता कि मैं इस अवस्था में अभी पहुंचूं। तो इस पर हमें शायद सोचना चाहिए। रक्षंदा जी, मैं क्या बताऊं, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इनकी इसके बारे में किस तरह से जवाब दूं। थोड़ा करीब करें, ज़रा करीब करें आज तो। I frankly don't know how to react to what our young friend here said just now. तो मैं अपनी बात कुछ अलग ही करती हूँ। मेरे जहन पे इस वक्त शहरयार छाए हुए हैं। मैं फिर शहरयार का सहारा लेते हुए जो इन्होंने बात की पॉलिटिक्स और इश्क की, उस पे आपको कुछ सुनाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपकी समझ में आए। ये आज के वक्त की शायरी है, जहाँ जो शहर में इश्क का तसव्वुर है, मेरे ख़्याल से ये शहर ही में ऐसी बात कही जा सकती है, और आज के ज़माने में जहाँ वायलेंस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक छोटी सी नज़्म है, इसका नाम है जागने का लुत्फ़। तेरे होठों पे मेरे होंठ, हाथों के तराजू में बदन को तोलना, और गुंबदों में दूर तक बारूद की खुशबू, बहुत दिन बाद मुझको जागने में लुत्फ़ आया है। यानी सीमिंगली डिस्पैरेट इमेजेस का इस्तेमाल करना। कहने को तो ये एक छोटी सी इरोटिक नज़्म है, लेकिन बारूद का ज़िक्र, गुंबदों का ज़िक्र, इट इन्वेस्ट्स इट विद आई थिंक अनदर लेयर ऑफ मीनिंग, एंड वी सी इंक्रीजिंगली द यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स एंड द बॉडी कमिंग टुगेदर। आपने मिलान कुंदेरा का जिक्र किया और माओवाद और साम्यवादी हुकूमतों का मिलान, जिनके बारे में लिख रहे थे दरअसल, और यह कि किस तरह जो साम्यवादी हुकूमतें थी वो देह के ख़िलाफ़ खड़ी थी, और इसलिए मोहब्बत हमेशा से एक समस्या रही है। मसलन फैज़ की जिस कविता को लेकर क्रांतिकारी सर धुनते रहे हैं, और मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, उसमें जैसा मैंने शुरू में कहा कि क्रांति और प्रेम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है कि पहले से मोहब्बत न मांगे। एक छोटी मोटी चीज़, मैं तो एक बड़ा काम इनकलाब करने में निकला हुआ हूँ, और हालांकि कैफ़ी की भी उस कविता की बड़ी तारीफ होती है जिसमें वो आंचल को परचम बना देने की मजाज सॉरी तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन परचम होता तो हाँ, परचम इसे मजाज ने कहा। तो यह कि अगर परचम होता, कोई नारा होता प्रेम निवेदन की जगह, या इनकलाब होता मोहब्बत की जगह, तो एक तरह का अपराध बोध प्रेम को लेकर रहा है हमेशा से, विशेषकर क्रांतिकारी आंदोलन में।
और अगर हम यशपाल पर यकीन करें, यशपाल ने जो सिंहावलोकन लिखा है, तो स्वयं उस क्रांतिकारी आंदोलन में यशपाल को शायद इसके लिए सज़ा देना तय हुआ था कि उन्होंने प्रेम कर लिया था। एक ही क्रांतिकारी दल में दो लोगों ने एक दूसरे से प्रेम कर लिया था, और जो आप माओवादी दलों में देख रहे हैं उसकी एक गूंज वहाँ देखी जा सकती है। तो प्रेम एक समस्या रही है राजनीति के लिए कि इससे निपटें कैसे, या सत्ता के लिए कि इससे निपटें कैसे। और वह कोई वायवीय प्रेम नहीं है, उसके केंद्र में देह है या शरीर है। तो शरीर की जो अपनी मांग है वो राजनीति या राष्ट्र या इनकलाब की मांग के सामने खड़ी हो जाती है, या शरीरों की मांग हम ये कह सकते हैं। तो इसमें क्या अंततः जो शरीर हैं वो अकेले हैं? और देखिए, मेरे ख्याल से प्रेम हमेशा से ही बड़ा चुनौती भरा विषय रहा है। जो रामचंद्र शुक्ल कहते थे, गोपियों का प्रेम है जो बैठे ठाले का धंधा है केवल, बाकी सबके लिए बड़ी दिक्कत भरी चीज़ है ये। और अंततः पाते हैं कि जितना प्रेम, जैसे मैंने अभी रिल्के का जो पढ़कर सुनाया, तो आप उतने ही अकेले होते जाते हैं, क्योंकि किसी को चाहना वो हम बिना इसके अपेक्षा के नहीं चाह पाते, क्योंकि हमें भी अपेक्षा हमेशा रहती है। तो अगर वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो अंततः प्रेम आपको अकेला और अकेला बनाता जाएगा। तो इसेंशियली एक बहुत ही सॉलिटरी एक्ट है, जैसे क्रिएटिव आर्ट है, आप खुद अपने से माथा मार रहे हैं, अपनी आर्ट से, अपनी कला से। प्रेम में भी आप अपने आप से ही जूझते हैं, अपने से ही उबरना चाहते हैं, और अपने से ही उबर कर जितना गहरा डूबते हैं वही फिर आपकी उसको तय करता है कितनी कुव्वत थी आपको। इश्क भारी पत्थर वाली बात, चूम कर छोड़ा, जो डूबा वो पार, खुसरो ने भी कहा है। जी जी जी। लेकिन ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि जो इतने सोशल प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, प्रोमिस्क्यूटी के प्रेशर्स हैं, वो प्रेम को वो निखालिस 24 कैरेट टाइप का वो नहीं रहने देते हैं। हाँ, मुझे एक प्रेम याद आता है जिन लोगों का जिक्र करना आज के माहौल में ठीक नहीं है, क्योंकि गलत लोग हैं, इंदिरा प्रियदर्शिनी का और फिरोज़ गांधी का। और वो पूरा किस्सा कि जब ये तय हुआ कि इंदिरा और फिरोज़ की शादी होनी है, तो वो अपने आप में कितना बड़ा मसला बन गया। यानी इंदिरा के पिता तैयार हुए, लेकिन वह शादी हो इसके पहले सैकड़ों चिट्ठियाँ नेहरू के पास पहुंच रही हैं और गांधी के पास पहुंच रही हैं कि ये बहुत ही गलत काम हो रहा है, एक ब्राह्मण लड़की की शादी, और ये बहुत बड़ा दूषण है। और फिर गांधी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, और नेहरू गांधी को चिट्ठी लिखते हैं। आनंद भवन में वह पूरा कार्यक्रम कैसे होगा या इस पूरे दबाव से तय होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत के अध्यापक लक्ष्मीधर शास्त्री, जिनकी ख्याति इस बात में थी कि वो वेद से किसी भी चीज़ का प्रमाण निकाल सकते थे, यानी एक पारसी और एक ब्राह्मण की शादी जायज़ कैसे है इसके लिए भी वो वेद से प्रमाण निकाल सकते थे। तो उन्होंने अपनी उस संस्कृत प्रतिभा का इस्तेमाल किया। तो यह कठिनाई, मैं आनंद भवन का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ यह शादी हुई, लेकिन उसका दिल्ली से एक बहुत गहरा रिश्ता था, या भारत की राजनीति से। और यह हम 20वीं शताब्दी के बीच के भी पहले की अवस्था देख रहे हैं, पूर्वार्ध की, जिसमें इतना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, और वह दबाव अब तक वैसा ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो फिर उम्मीद कहाँ है रक्षणदा? इससे पहले मैं ये भी जिक्र कर दूं कि गांधी जी के तो बहुत वेल नोन व्यूज़ थे, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस शादियों के वो बहुत खिलाफ थे। ये बात तो खतूत में, और बल्कि नहीं, वो तो बहुत उसके had he not very vehemently sort of suggested that it's not a good idea for people to marry outside. मुझे तो नयनतारा सहगल का किस्सा याद है। क्वाइट कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू थिंक। गांधी ने यह तय किया था कि वो किसी भी ऐसी शादी में नहीं जाएंगे जो अंतर्जातीय नहीं है। तो वो अपने दल, कांग्रेस पार्टी या उनके लोगों के यहाँ जो शादियाँ होती थीं, उनमें से सिर्फ वैसी शादियों में जाते थे
जो अंतर जातीय हैं। तो ये बिल्कुल अलग सोचना है। वैसे हम जरा भटक रहे हैं अपने हाँ, सब्जेक्ट से, बिल्कुल, लेकिन गांधी हमारा बहरहाल- विषय नहीं है। नहीं, गांधी कहीं भी आ जाते हैं, गांधी के साथ समस्या ये है। जी हाँ। आपने जो रोमांस और रेवोल्यूशन की बात की, उसको फिर शायरी से अगर जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत से शायरों का लिटरेरी करियर हम अगर देखें, उसको चार्ट करें मैप की तरह, तो एक प्रोग्रेशन रहा है। मतलब उसमें वो क्रांति से रोमांस से क्रांति की तरफ आते हैं। उर्दू में मुझे बहुत से लोग नज़र आते हैं, मखदूम मोहिउद्दीन हैं, फैज़ खुद हैं। तो यानी बहुत सी जगह ऐसा, आपने जिस नज़म का जिक्र किया, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैं समझता था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। एंड देन ही गोज़ ऑन टू लिस्ट द मैनी इल्स, पीप बहते हुए गलते हुए नासूरों से, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र होता है, लड़ाई का, जंग का, तकलीफ़ों का, बीमारियों का जिक्र होता है। एंड देन ही गोज़ ऑन टू से, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये एक दुविधा, ये एक डिलेमा रही है जिसको मुख्तलिफ़ शायरों ने अपनी अपनी तरह से रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है कि साथ साथ चलना। मुझे लगता है जैसे कि बज़ाहिर तो रेवोल्यूशन एक बड़ा रोमांटिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन रोमांस और शायरी का साथ साथ चलना, ये हम पोइटिक करियर में अगर देखें बतौर लिटरेरी हिस्टोरियन के, तो मुझे लगता है वो दोनों चीज़ें आड़े आती हैं। कहना तो फैज़ ने ये भी कहा है, कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक डिलेमा है, ये एक डुअलिटी है जिसका कोई शायद आसान उपाय नहीं है। एक ये जो लव और रेवोल्यूशन के बीच में जो दुविधा डिलेमा है, उसका एक प्रभाव तो सीधा सीधा ये होता है कि जो प्यूरिटेनिज्म से जो एक किसी की व्यक्ति की जो यात्रा शुरू होती है, प्रेम यात्रा, देह यात्रा, उसके कई सारे स्टेज होते हैं, इरोस, सेंशुअलिटी, लव इत्यादि इत्यादि। फिर आगे अगर वो ट्रांसेंड करके पहुंचना चाहे तो प्रॉमिस्क्यूटी पे पहुंच जाता है। लेकिन दुविधा की वजह से ये बीच वाला रास्ता पूरा खाली होता है। वो यहाँ से शुरू करेगा अति शुचितावादी से, वो सीधा वहाँ जाके कूद के गिरता है वो। तो ये बीच का जो बड़ी विपुल अनुभव श्रृंखला है वो सारी गायब हो जाती है इन सामाजिक दबावों से, इन राजनीतिक समस्याओं से, दुश्चिंताओं से इत्यादि इत्यादि। इस पर उर्दू में या कहीं हिंदी में इस पर बात होती है कि ये बीच की स्टेज कहाँ जाती है फिर वो घरेलू जिंदगी में शायद मोहब्बत वहाँ जाके दम तोड़ती है या फिर रास्ता खोजती है। लेकिन मैं दिल्ली के बारे में सोच रहा हूँ, दिल्ली की सड़कों, दिल्ली के चौराहों, दिल्ली जो कि कैंपसेस से बनती है, और अब तो चूँकि बुज़ुर्ग हो गया तो सर झुका के चलता हूँ, प्रोफेसर भी हूँ तो सर झुका के ही चलना चाहिए, लेकिन मैं जोड़ों को देखता हूँ और उनकी भंगिमाएँ देखता हूँ, उनकी मुद्राएं, कि मोहब्बत करने वाले जोड़ों की मुद्राएं कैसी होती हैं। तो और मैं फिल्मों को याद करता हूँ। मैं पिछले दिनों त्रिपुरारी शर्मा का एक नाटक देख रहा था। मैं नाटक को भी इस बीच में रखना चाहूँगा। मैं दिल्ली की बात में नाटकों के बिना सोच नहीं सकता कि एक जोड़े की आप कल्पना कैसे करते हैं। और मैं अभी सिर्फ लड़के और लड़की के जोड़े की बात कर रहा हूँ, तो आप इसे राजनीतिक रूप से गलत ना मानेंगे। लड़के और लड़के के जोड़े की भी बात हो सकती है, लड़की और लड़की की भी। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लड़का लड़की की कमर में हाथ डालकर खड़ा है, और मैं कहता हूँ कि ये बड़ा पिछड़ा हुआ तरीका है मोहब्बत करने का। और त्रिपुरारी शर्मा का मैंने वो भंगिमा देखी जिसमें फिर लड़की ही कूद कर लड़के की गोद में आई, तो मैंने कहा कि ये भी त्रिपुरारी जी ने तो कुछ नई भंगिमा नहीं दिखाई। लेकिन दिल्ली की सड़क पर जो मोहब्बत का इजहार है पिछले कुछ सालों में, अगर एक दिन होता है जिसको आप सतरंगा दिन कह सकते हैं, तो वो क्वेयर परेड में होता है। और पहली बार मोहब्बत ने नारे की शक्ल में दिल्ली की सड़क पे मार्च करना शुरू किया है। ये बहुत दिलचस्प है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं एक स्ट्रेट व्यक्ति हूँ, क्वेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसमें हर साल शामिल होता हूँ। यह जो मोहब्बत का इजहार है, मैं यह भी देखने की कोशिश करता हूँ कि शहर उसको किस तरह देख रहा है। और पिछले 4 साल में मैंने देखा है कि ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है।
इतने नौजवान लड़के, इतने नौजवान लड़कियां, वे जो अपने आप को न लड़का कहना चाहेंगे न लड़की कहना चाहेंगे, वे सब तो मोहब्बत शहर पर अपना दावा कैसे पेश करती? इजहार अगर एक और मेरे ख्याल से उस दावे का, उस प्रेम के करने के अपने अधिकार का, जन्मसिद्ध अधिकार का सूचक है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सभी में न सही कुछ लोगों में असुरक्षा का भी सूचक है। इस पर हम अभी चर्चा नहीं कर पाए हैं, करना भी नहीं चाहते हैं शायद, क्योंकि ऐसा कहकर हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन अत्यधिक इजहार वो आपकी जो आंतरिक इनसिक्योरिटीज़ हैं, हाँ, जैसे नया नमाजी वो 9 बार पढ़ता है जिसे हम कहते हैं, वो उसका भी कहीं ना कहीं आपको सूचक दिखेगा, लेकिन उसको इतना जल्दी उसको हम छूना नहीं चाहते आज की तारीख में उस चीज़ को। रक्षंदा के पास है, उसके पहले हमारे पास 5 मिनट शायद है, आयोजक हैं यहाँ, जिसमें अगर आप बात करना चाहें इन दोनों से। आपसे भी कर लें मतलब। जी जी। इस मोबाइल नामक यंत्र को क्या, ये प्रेम पर एक अलग अलग किस्म का दबाव है ये। ये कह रहे हैं कि मीरा के इश्क को समझना मुश्किल है। जी, दिल्ली जो 22 ख्वाजाओं की चौखट है, आप सही कह रहे हैं शाहिद साहब कि हमें यकीनन इश्क मजाजी और इश्क हकीकी दोनों का जिक्र करना चाहिए था। नहीं, हमारी कोताही है, मानते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई दूसरा माइक्रोफोन दे दीजिए, माइक दे दीजिए, वो रोइंग माइक। हाँ, मैं खुद शायद उसकी अपनी मिसाल हूँ, इसलिए मैं इसको बात को, आपकी इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि इंटर कम्युनल मैरिज पे एतराज़ात होते हैं, जिसकी आपने मिसालें दी हैं आपने, और ये बातें 50s और 70s और 60s सब की आई हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो आतिश है जो लगाए ना जगे और बुझाए ना बुझे। तो ये ऐसे जब जगती है, आग जगती है तो बुझी नहीं बुझती है। तो ना पॉलिटिक्स सामने आती है और ना माओइज़्म सामने आता है और ना कोई समाज सामने आता है, और ये एक आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है। थैंक यू। बिल्कुल, ये भी एक नज़रिया है। आप खुश नसीब हैं। मैं तो एक ऐसे संगठन में शामिल हूँ जो रोज़ाना जिसके पास ऐसे जोड़े आते हैं, जिन्हें वकीलों से मिलाना है, जिनके लिए पनाह गाहों का इंतज़ाम करना है कि वो अपने माँ बाप से बच सकें, अपनी जात वालों से बच सकें, धर्म वालों से बच सकें। तो काश कि सबका नसीब आपकी तरह हो, मैं चाहता हूँ। जी जी। हेलो, आई एम प्रोफेसर अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली एंड खजुराहो। मैं भी रिसेंटली खजुराहो के आया, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं आप कि नीड, ग्रीड और लस्ट, इसका प्रेम से कोई संबंध है क्या? नीड, ग्रीड एंड लस्ट, तीनों के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक नई रिसर्च करी है कि इसका रेलेवेंस लाइफ में है, तो आप थोड़ा इसको साहित्यिक रूप से बताएं, आर्थिक रूप से नहीं। किस रूप से नहीं? मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, तो मैं तो आर्थिक रूप से देखता हूँ। आई एम लिटरेरी में क्या इसका मीनिंग है? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नीड, ग्रीड और लस्ट, जो तीन आपने जो शब्द चुने हैं, प्रेम और इश्क इतना वृहद है, उसमें ये कहीं ना कहीं आपको बिखरे हुए मिल जाएंगे। ये उससे परे नहीं है। लव अपनी नीड भी लेकर आता है, अपनी ग्रीड भी लेकर आता है, भयंकर लस्ट और जेलसी भी लेकर आता है, एनवी भी लेकर आता है। तो ये उसका अवयव है, उसके कंपोनेंट्स हैं, वो अलग नहीं है उसके। लेकिन अर्थशास्त्र कैसे आता है वो भी जरा समझ लें। अर्थशास्त्र तो अभी इतने भयानक तरीके से हम पे गिरा है, अभी हम संभल ही रहे हैं उससे। हर किसी की जेब खाली। जी, ऐसा नहीं, आई डोंट एग्री। सुनाई नहीं दे। ये कुछ आयोजकों ने तय किया है क्या कि आवाज़ नहीं पहुंचने देनी?
मैं रक्षंदा जी से ये पूछना चाह रहा था कि इन्होंने शहरयार साहब के हवाले से कहा कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, सॉरी फैज़ साहब के जो, तो अब ये बताइए कि मोहब्बत तो एक बहुत ही बढ़िया और ऊंचा जज्बा है, उसको उन्होंने गम क्यों कहा? और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, ये है कि क्या मोहब्बत गम ही गम देती है? अब ये तो उनका तजुर्बा होगा, मैं कह नहीं सकती। मुमकिन है उनको गम ज़्यादा मिले हों, खुशियाँ कम मिली हों, लेकिन जो इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था इस पर्टिकुलर नज़म का, ये किसी एक शख्स के लिए लिखी गई थी और मैं बता सकती हूँ किसके लिए। डॉक्टर रशीद जहाँ, जो उस वक्त की एक बहुत अहम लिखने वाली थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की फाउंडर मेंबर थी, इप्टा की फाउंडर मेंबर थी, उनसे वो बहुत मुतासिर हुए थे। मुमकिन है किसी किस्म का एक इन्फैचुएशन भी रहा हो। तो कहा यह जाता है, रिवायत ये है, आई हैवंट हर्ड इट फ्रॉम हिम और फ्रॉम हर फॉर दैट मैटर, कहा यह जाता है कि उनसे वो इतने मुतासिर हुए कि जो एक औरत का रूप जो उनके जहन में था उस पे ये नज़म लिखी गई थी कि बावजूद इसके कि वो इतने मुतासिर थे, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। यानी इश्क अपने आप में एक मुकम्मल एक्सपीरियंस, सिर्फ एक इश्क की जो फिज़िकलिटी है वो उनका कहना था कि अपने आप में काफ़ी नहीं है, बल्कि और चीज़ें भी हैं जिसकी तरफ नज़र लौटती है बार बार। और इस नज़म में उनको लिस्ट करते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? थोड़ा बहुत कमेंट भी शामिल है, सवाल भी है। छोटा, बहुत छोटा, मुझे मालूम नहीं कितना छोटा जवाब होगा इसका। इश्क इन द टाइम्स ऑफ लव जिहाद एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, क्योंकि खाप हमें ऐसा लगता है कि छोटे पंचायतों का है, लेकिन इट इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस। तो जो भारी पत्थर है उसके बारे में मुझे लगता है कुछ कम जिक्र हुआ है, जो उसका टाइटल था। बल्कि हमें लग रहा है कि हम शुरू से कर रहे हैं, और हम तो दरअसल पत्थरों की बरसात के बीच में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पत्थर उठाने की बात नहीं कर रहे हैं कि पत्थरों की बरसात के बीच भी लोग इश्क कैसे कर लेते हैं, और कर लेते हैं, इसलिए बहुत बहादुरी की बात है। आपने कहा गम कैसे है, और वह ऐसे कि आपको साहब एक दूसरे से मिलने के लिए बड़ी जुगत लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मेट्रो पकड़नी पड़ती है, अब मिलने जाना पड़ता है, घंटे लगाने पड़ते हैं। और पहले वाले लोग कुछ सप्ताहांत में दिल्ली आया करते थे ताकि प्रेमिका से या प्रेमी से मिल सकें, और उसके लिए बहाने बनाया करते थे। तो मेहनत पड़ती है मोहब्बत में, और दुख भी बहुत होता है। और अक्सर प्रेमी जब मिलते हैं तो अपना भी तजुर्बा है, और अभी भी हम देखते हैं कि जितनी वो शायद एक दूसरे से मीठी बात करते होंगे, उससे ज़्यादा तनाव ही रहता है उनके बीच में। और ये मेट्रो में अक्सर मुझे तजुर्बा हुआ है, इतना तनाव, और मुझको बहुत मज़ा आता है कि हाँ ठीक है नहीं था वो बना हुआ है जी। एक चीज़ और अपूर्वानंद जी, कि मेरे ख्याल से हम लोगों ने, या एटलीस्ट मैंने, इस सेशन को इश्क मजाजी या हकीकी के तौर पे ही नहीं देखा, बल्कि पैशन के सेंस में भी इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। अब वो पॉलिटिक्स की तरफ पैशन हो सकता है, या आइडियोलॉजी हो सकती है, या सोच हो सकती है। तो मेरे ख्याल से भारी पत्थर जो है वो सिर्फ रोमांटिक लव के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने शायद उसको नहीं समझने की आज कोशिश की। हमने उसको पैशन, आइडियोलॉजी, बहुत सी चीज़ों से जोड़ा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा अमूर्त भी नहीं बनाना चाहूँगा। मेरे ठीक सामने अशोक वाजपेयी बैठे हुए हैं, तो मैं उसको प्रेम को उसके उस संदर्भ में हाँ रखना चाहूँगा कि पैशन है वो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि दो इंसान जब किसी तीसरे मकसद के लिए मोहब्बत नहीं करते हैं। और मुझे उस तरह की शादियाँ बहुत दिलचस्प लगती हैं जो क्रांतिकारियों की होती हैं, जिनमें पार्टियों के नेता बैठते हैं और कहा जाता है कि यह जो संबंध बन रहा है यह दरअसल इस समाज को क्रांतिकारी दिशा में ले जाने के लिए बढ़ रहा है। और मैं सर पकड़ लेता हूँ कि ये दो नौजवान बैठे हैं, इन पर कितना भारी बोझा आप डाल रहे हैं। इनको एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना है, जिस तरह से भी रिश्ता बनाना है। तो वह ज़रूर है कि हम उस पैशन की बात कर रहे थे, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं कि एक गणतंत्र सिर्फ प्रेमियों का गणतंत्र होता है।
और वह अपने आप को आज़ाद करना चाहता है किसी भी राजनीति की मांग से, किसी भी राष्ट्र की मांग से, किसी भी क्रांति की मांग से। और मैं जानता हूँ आशुतोष की इस बात से मैं सहमत हूँ कि स्वयं इस प्रेम की एक राजनीति है जो टकराती है फिर बाकी सारी चीज़ों से, और शायद हम सब लोगों का काम प्रेम की इस राजनीति का समर्थन करना है, इसके साथ उसको समझना है उस राजनीति को, कि जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोमिस्क्यूटी या पॉलिटिक्स ऑफ लव है वो कि उसके कितने बारीक तार वो बुनती है, और बजाय उसको हर बार नीची निगाह से देखने के उसको एक्सप्लोर करने की, जो कलाकार का और धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उस बारीकी को उखाड़ना है कि उस प्रेम के भीतर भी कौन सी क्षुद्र हिंसाएं, कौन सी बेईमानियाँ, कौन से तनाव, कौन से कमीनेपन छुपे रहते हैं उसके अंदर, लेकिन इसके बावजूद वहाँ उन्माद होता है, आग भी रहती है। रक्षंदा, अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और जैसा फैज़ ने, सर बस एक शायरी है थोड़ा इश्क के ऊपर, अगर शेर है या शायरी है? शेर। ये इश्क नहीं तेरी मेरी एक कहानी है, ये इश्क नहीं तेरी मेरी एक कहानी है, पर अपनी ज़ुबान नहीं तुम्हारी ज़ुबान बतानी है। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रक्षंदा और आशुतोष।